कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के गणित प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र श्री गंगानगर जिले की अर्धवार्षिक परीक्षा पर आधारित है। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप इस अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को भी अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका पैटर्न अर्धवार्षिक परीक्षा में दिए गए प्रश्नों पर आधारित होता है और कुछ प्रश्न तो कई बार हूबहू अर्धवार्षिक परीक्षा में से ही वार्षिक परीक्षा में आ जाते हैं। हमारे बहुत सारे जिलों में अलग अलग प्रश्न पत्र होता है, सारे ही जिलों में, तो वहाँ सारे ही प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है। उनमें से आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आपको सारे जिलों के प्रश्न पत्र मिले तो उनको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। तो इस गंगानगर जिले से संबंधित प्रश्न पत्र को मैंने इस वीडियो के माध्यम से सोल्व किया है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना होता है ये भी आप समझिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई महत्वपूर्ण वीडियो चाहिए या कोई PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका PDF फाइल है या कोई महत्वपूर्ण वीडियो है उसके लिंक आपको उस नंबर पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कक्षा 10वीं की गणित विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा कुल 70 अंकों की थी। उसका खंड ए अगर देखा जाए तो उसमें पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप का है। खंड ए में कुल 10 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप के हैं। और वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में वो भी अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें एबस एदय वाले बहुविकल्पिक प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है, यदि 6 और 20 का HCF 2 है तो 6 और 20 का LCM है। तो इसको हम दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो हमारे पास फार्मूला है, दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणा किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। इस फार्मूले के माध्यम से अगर हम देखें HCF की जगह 2 लिख दिया, LCM हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 20। 6 और 20 का गुणा होगा और 2 चला जाएगा बटा में, तो LCM का मान आ जाएगा 60। एक तो ये तरीका था। दूसरा, हमें 6 और 20 का LCM पता करना है। तो 6 के हमने गुणनखंड कर लेने हैं। 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 और 20 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। अब LCM में हमें फैक्टर देखने होते हैं। 2 के फैक्टर यहाँ पर एक बार आया हुआ है 2 और यहाँ 2 बार आया हुआ है, तो 2 को 2 बार लिखा जाएगा। 3 को एक बार लिखना है, इसमें 6 में एक बार आया हुआ है लेकिन यहाँ 20 में तो नहीं है, लेकिन फिर भी 3 को एक बार लिखना है। और 20 के गुणनखंड में 5 भी आया हुआ है तो 5 को भी एक बार लिखना है। तो ये LCM निकालने का मेथड होता है। हमें अधिकतम घात को लिखना होता है प्रत्येक गुणनखंड की। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 अगर इनका गुणा करेंगे तो भी 60 आ जाएगा। तो इससे ऑप्शन हमारा सही हो गया। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दूसरा, यदि बहुपद 3x² माइनस 6x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा का मान बताना है, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो एक द्विघात बहुपद जिसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटा a और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा का मान होता है c बटा a। हमें अल्फा बीटा का मान निकालना है। तो आप इस बहुपद से देखो क्या आएंगे, a का मान, b का मान और c का मान निकाल लोगे कंपैरिजन करके मानक द्विघात बहुपद से। तो c बटा a का मान निकालेंगे तो c का मान 5 है, a का मान 3 है, तो 5 बटा 3 आ जाएगा, यानी ये B ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न तीसरा, जिसमें हमसे पूछा गया है, यदि बहुपद y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या है। y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। तो यहाँ 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। ओके, तो इसका ये C वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न, यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल हैं।
अनंत हल, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये कब आती है स्थिति? ऐसी स्थिति होने पर जो रेखाएं होगी वो संपाती हो जाएगी, और संपाती रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटती है, तो हलों की संख्या भी अनंत होगी। तो इसका पहला ही ऑप्शन अनंत हल, इस पे टिक करना है, ये हमारा राइट आंसर है। आगे इसके बाद पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण जिसमें चर की घात 2 होती है, अधिकतम घात। इसको आप हल करोगे तो ये वाला जो बहुपद दिया हुआ है, हमें समीकरण दे रखी है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो x की घात वाला पद एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। देखो x का पावर x का x से गुणा करेंगे x की पावर 2 आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भी देखिए x का जब x से गुणा होगा तो x की पावर 2 आएगा, ये वाला पद दूसरी तरफ जाएगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसमें भी सेम कंडीशन है, x का x से गुणा करेंगे तो x की पावर 2 वाला पद इसमें बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बराबर में x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी x की पावर 2 वाला पद हमें प्राप्त होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। डी ऑप्शन में भी देखिए x माइनस 2 के साथ x का गुणा हो रहा है, तो ये x और x का गुणा होने पर x की पावर 2 बनेगा, और बराबर में भी x की पावर 2 वाला पद दिया हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये तीनों ही हमारे आंसर नहीं हो सकते। जबकि बी ऑप्शन में जिसको मैंने टिक लगा रखा है यहाँ पर, यहाँ देखो x की पावर 2 माइनस 2x, और बराबर में ये जो हल करेंगे माइनस का 2 है, इसका 3 माइनस x के साथ, तो x की पावर 2 वाला पद नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 बनना ही नहीं है, बनेगा नहीं यहाँ पे, तो x की पावर 2 वाला पद पड़ा रह जाएगा, ये बच जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर इसका बी ऑप्शन है। छठे सवाल को देखो, छठे सवाल में क्या दिया हुआ है? श्रेणी दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डैश 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 का सार्व अंतर है। सार्वंतर होता है समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर। तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर का क्या कहलाता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, सार्वंतर आ जाएगा। तो दूसरा पद 1/2 है, उसमें से माइनस करना है पहला पद 3/2, घटाओ करेंगे तो हमें माइनस का 1 मिल जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न, जिसमें हमें दिया हुआ है, सातवें प्रश्न में हमें दे रखा है दिए गए चित्र में DE समांतर है BC तथा AD बराबर है 1.5 सेमी, AE बराबर 1 सेमी और BD बराबर 3 सेमी। तो EC है, EC का मान बताना है। डायग्राम को देखो, DE समांतर है BC, हालांकि दिखने में समांतर नहीं लग रही, लेकिन ये समांतर है एक दूसरे के। और हमें ये दिया हुआ है कि AD का मान 1.5 सेमी है, AE का मान 1 सेंटीमीटर है और BD या DB का मान 3 सेंटीमीटर है। हमें EC ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें हमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग करना होता है कि अगर एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा, एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाती है तो दो जो त्रिभुज बनेंगे वो समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसमें हमें लिखना होता है AD बटा BD बराबर होता है AE बटा EC। ठीक है, इसका उपयोग करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे। AD का मान 1.5, BD का मान 3 बराबर में AE का मान 1 और EC का मान हमने ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1.5 का EC से गुणा और 3 का गुणा 1 से, तो EC का मान आ जाएगा 3 बटा 1.5, यानी EC का मान आ गया 2। इस तरह से इसे हल करना था। आगे चलते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। चार ऑप्शंस में से देखते हैं कौन से वाला सही है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान निकालना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और बटा में 1 प्लस टेन 45 का मान फिर से रखा 1 और उसका स्क्वायर कर दिया। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ऊपर वाली संख्या 1 माइनस 1 करेंगे 0 और नीचे 1 और 1 2, 0 बटा 2 और 0 बटा 2 0 होता है, तो इसका आंसर लास्ट वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। 8वां प्रश्न,
हो गया है कंप्लीट। अब 9वां, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, स ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे इसके बाद 10वां प्रश्न, एक शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो इन सारे ऑप्शन में से ये पाई आर एल डी ऑप्शन है, ये सही है, इस पे टिक लगाना था। आगे इसके बाद हमारे प्रश्न आ जाते हैं खंड ब, जिसमें 2-2 अंकों के 10 प्रश्न हैं। और पहला ही प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है और बोर्ड एग्जाम में भी एक ऐसा प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हमें √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या हम मानते हैं विरोधाभास के रूप में, और फिर हमने जो माना है उसको हम गलत साबित कर देंगे कि हमने गलत मान लिया। और जब गलत मानना है तो वो संख्या परिमेय नहीं होगी, और तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे, अगर हम इसे p/q रूप में लिखते हैं तो √3 बराबर a/b मान लिया, जहां b का मान 0 नहीं हो सकता, बटा वाली संख्या, और a और b क्या होंगे, सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, इसके बाद आगे इस √3 का मान हमने √ हटाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा। √3 का वर्ग किया तो दूसरी तरफ a/b है, इसका भी वर्ग हो गया। √3 का वर्ग हटाएंगे तो ये 3/1 बन जाएगा, और इधर a²/b²। अब यहाँ से अगर हम देखें कि b² का गुणा 3 से होगा, 1 का गुणा a² से होगा, फिर 3 चला जाएगा इधर b² के बटा में, तो a² के बटा में, तो b² का मान आ गया a²/3। ये आ गया हमारे पास पहला समीकरण। अब a²/3, a और b पूर्णांक है, यानी कि इसका पूरा एक आंसर आएगा। अगर b पूर्णांक है, a पूर्णांक है, तो b का एक निश्चित मान होगा, तो a² में 3 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे, अर्थात a² में 3 का भाग दिया जा सकता है। जब a² में 3 का भाग दिया जा सकता है तो a में भी 3 का भाग दिया जा सकता है। ये एक प्रमेय है कि अगर किसी संख्या के वर्ग में हम भाग दे सकते हैं तो उस संख्या में भी उस संख्या का भाग जाता है। अब जब भाग दे दिया जा सकता है तो हम इसको मान लेंगे कि a बराबर मान लेंगे 3 × c, 3c मान लेंगे a का मान। ये a का मान हमने अब समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो b² बराबर आएगा 3c²/3, तो b² बराबर आएगा 9c²/3। 3 से ये कट जाएगा 3c², b² का मान, तो यहाँ से c² का मान आ जाएगा b²/3। इस बार b² के बटा में 3 आ गया, तो हम लिख देंगे दोबारा से, b² में 3 का भाग दिया जा सकता है, b में भी 3 का भाग दिया जा सकता है। तो मान लेंगे कि b का मान 3d है, तो समीकरण 4 बन गई। अब हमने शुरू में माना था √3 को a/b, तो a का मान 3c है और b का मान 3d है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि a और b में तो 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो √3 को परिमेय मानना गलत हो गया, क्योंकि a और b सह अभाज्य नहीं रहे। अब सह अभाज्य होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया इसमें। तो हम लिखेंगे कि √3 को परिमेय मानना गलत है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से ये सवाल सिद्ध हो जाता था। √3 को अपरिमेय संख्या इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है, यदि किसी द्विघात व्यंजक के शून्यक 5 और -3 है तो वह द्विघात व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब याद रखना एक फॉर्मूला, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अगर अल्फा व बीटा हो तो द्विघात बहुपद क्या होता है, px बराबर होता है x - अल्फा और x - बीटा होता है। ये एक फॉर्मूला है कि अगर किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा आ जाए तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं, x - अल्फा x - बीटा। अल्फा पहला शून्यक 5 और दूसरा है बीटा -3, तो अल्फा बीटा के मान इसमें रखेंगे, अल्फा की जगह 5 रखेंगे, बीटा की जगह -3 रखेंगे, तो माइनस होने के कारण ये x - बीटा की जगह आ जाएगा x + 3। अब इसे गुणा कर देंगे, x का गुणा करेंगे अंदर x के साथ x², फिर x का गुणा किया 3 के साथ 3x,
-5 का गुणा x के साथ करेंगे तो माइनस के 5x, और -5 का +3 से गुणा करेंगे तो -15। ये आगे हल करने पे हमें मिल जाएगा x² प्लस का 3x और माइनस के 5x में से -2x बचेंगे, माइनस का 15 आ जाएगा। ये हमारा द्विघात व्यंजक या द्विघात बहुपद हमने प्राप्त कर लिया। ओके, इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। आगे है 13वां सवाल। ये अच्छा सवाल है बच्चों, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। k का वह मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 के दोनों मूल समान है। दोनों मूल समान होने पर हम पहले तो द्विघात समीकरण लिखेंगे और उस द्विघात समीकरण से हम मानक द्विघात समीकरण की तुलना करके ABC के मान प्राप्त करेंगे। A का मान 2 है, B का मान 5 है, B का मान k है और C का मान 3 है। x² के गुणा में a होता है, x के गुणा में b होता है और अचर पद c होता है। इसके बाद दोनों मूल समान होने की शर्त क्या है कि उसके विविक्तिकर यानी b² - 4ac का मान 0 होना चाहिए। तो हमने बराबर में 0 लिख दिया, b² - 4ac बराबर 0। b का स्क्वायर यानी k² - 4ac, तो 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3, 4 दूनी 8, 8 3 24, k² - 24 बराबर 0, यानी k² बराबर आ गया -24, दूसरी तरफ जाने के बाद प्लस का 24 हो गया, तो k² बराबर 24, तो k का मान अंडर रूट में आ जाएगा 24, प्लस माइनस आगे हमें लगाना पड़ेगा। k का मान प्लस माइनस अंडर रूट में 24 के हमने फैक्टर किए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, तो 2 का एक समूह बाहर आकर 2 बन जाएगा और 2 और 3 ब्रैकेट के इसके अंडर रूट के अंदर रह जाएंगे, वापस से हम इसको 6 लिख देंगे। तो k का मान आ गया +- 2 अंडर रूट 6। ठीक है, आगे इसके बाद 14वां सवाल। 14वें सवाल में क्या दिया हुआ है, यदि बिंदु A 6,1, बिंदु B 8,2, C बिंदु है 9,4 और D बिंदु है P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान बताइए। P का मान ज्ञात करना है। तो आप इस डायग्राम के हिसाब से देखिए, पहला बिंदु हमने मान लिया, दूसरा भी लिख दिया, तीसरा और चौथा क्रम वाइज लिखे हैं। और विकर्ण हमने क्यों खींचे हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। यानी इसके लिए हम कह सकते हैं कि AC का जो मध्य बिंदु होगा, इस AC का मध्य बिंदु होगा, वही मध्य बिंदु होगा BD का। AC और BD का मध्य बिंदु, हमने मध्य बिंदु सूत्र लगाना है। इसमें मध्य बिंदु होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे दोनों तरफ। AC का मान ज्ञात करेंगे, AC का मध्य बिंदु भी ज्ञात करेंगे और BD का भी। AC के लिए x1 है 6 और x2 है 9, तो 6 + 9 बटा 2, और y1 है 1 और y2 है 4, तो 1 + 4 बटा 2। दूसरी तरफ BD के लिए, इस वाली लाइन के लिए हमें x1 का मान 8 दिया हुआ है और P दिया हुआ है x2 का मान, तो 8 + P बटा 2 और दूसरा मान 2 + 3 बटा 2। आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो लास्ट वाले दोनों तो बराबर हो गए, 1 और 4 5, 5 बटा 2, 2 और 3 5, 5 बटा 2। लेकिन शुरू वाले मान में 6 और 9 बटा 2 यानी कि 15 बटा 2 बराबर है 8 + P बटा 2। इसको हम काट देंगे 2 को 2 से, तो 6 + 9 15, 8 + P, 8 + P का मान 15 आ गया, तो P का मान 15 - 8 आ गया। 8 पक्षांतरित होकर दूसरी तरफ चला गया, तो P का मान 7 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। आगे इसके बाद 15वां प्रश्न, जो 2 अंकों का प्रश्न है, इसमें हमें दिया हुआ है 15वें प्रश्न में 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हमने त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना है इस सवाल में। तो 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है। तो इसके लिए हम 2 गुणा tan² 45 है, तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान √3 बटा 2 होता है, इसका भी स्क्वायर हो गया, माइनस sin 60 का मान √3 बटा 2 होता है, इसका भी स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ sin² 60 है। तो ये दोनों मान अगर हल करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 के गुणा में 1, √3 बटा 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 बटा 4, और आगे इसका मान भी सेम है तो 3 बटा 4 ये भी आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 और 1 का गुणा 2,
तो 2 आंसर आ गया इसका। आसान सा सवाल था। आगे 16वां सवाल, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लेना है और √3 की जगह पर 1.73 का प्रयोग करना है। तो लघु वृत्त खंड का ही फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई करना है, जो कि होता है 1πr² गुणा थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला है। इसमें r और थीटा का मान लिखना है। अब इस सवाल में r का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, और थीटा का मान 120 डिग्री का कोण दिया हुआ है। अप्लाई करेंगे, पाई की जगह पर 3.14 लिखेंगे, गुणा में थीटा r² है तो 12 गुणा 12 और गुणा में थीटा का मान 120 बटा 360। 120 और 360 कट जाएंगे, 1/3 आ जाएगा। 3 से ये 12 कटेगा 4। दूसरी तरफ माइनस 1/2 गुणा r का स्क्वायर यानी 12 × 12 और इंटू में साइन 120 डिग्री। 2 से कटेगा 12 6 पे, तो ये इधर वाली जगह पर तो मान आ जाएगा 3.14 गुणा 12 गुणा 4। इस तरफ आएगा 6 गुणा 12 गुणा √3/2। ये साइन 120 का मान है। साइन 120 का मान याद रख लेना, √3/2 होता है। साइन 120 किसके बराबर होता है? कोस 30 डिग्री के बराबर होता है या साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। √3 आ गया। अब √3 की जगह पर हमें 1.73 रखना है, तो गुणा कर देंगे। ये तो आ गया 150.72 और ये आ गया 62.28। घट माइनस कर देंगे तो 88.44 इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। ओके, आगे है 17वां सवाल। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ये 2 नंबर वाला सवाल है, आसान सा है। r बराबर 6 सेमी और थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, r का मान 6, 2 बार लिखेंगे 6 गुणा 6 क्योंकि r² है, और गुणा में थीटा की जगह 60 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। 60 डिग्री का 0 और 0 आपस में कट जाएगा। 6 से 36 कटेगा 6 पर, इस 6 से ये 6 कट जाएगा तो बचेगा 22 × 6 और बटा में 7, 132/7। इन दोनों का गुणा 132 और बटा में 7 आ गया। 132/7 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है 18वां। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बताना है, तो हमें ये वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं और हमें इन आंकड़ों को इस तरह से सारणी में लिख लेना है। अब सबसे बड़ी बारंबारता को हमने देखना है। इनमें से सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? 8। 8 हमारा F1 हो जाएगा और उसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। पहले हमने लिखी सबसे बड़ी बारंबारता 8, अतः संगत वर्ग बहुलक वर्ग कौन सा हुआ? 3 से 5 हुआ। वर्ग अंतराल कौन सा हुआ? 3 से 5, 8 के जस्ट सामने वाला। फिर यहाँ से हमें 5 मान लिखने होते हैं, F0, F1, F2, L और H। वो पांचों मान हमने इस सारणी में से देख के नोट कर लिए। आगे फिर इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुलक का सूत्र होता है L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 और गुणा में इसके H। मान रखेंगे इसमें 3 + F1 का मान 8, फिर माइनस F0 का मान 7, फिर है 2 गुणा F1 यानी 2 गुणा 8, फिर -7 F0 का मान, फिर माइनस F2 का मान 2, गुणा में H का मान भी 2। 3 + 1 बटा 8 में से 7 घटाएंगे 1 और 2 8 16, 16 में से 7 और 2 9 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 2/7। 3 + 0.28, ये 2/7 का मान हम भाग देने पर ये प्राप्त होगा 0.28। 3 और 0.28 जोड़ेंगे तो 3.28 इसका आंसर आ जाएगा, बहुलक का मान। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। तो लाल गेंदें 3 हैं, काली गेंदें 5 है, कुल गेंदें 3 और 5 8 होगी, तो कुल परिणाम भी 8 होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बता दोगे। आगे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम बताने हैं, क्योंकि लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है, तो उसके अनुकूल परिणाम लिख लीजिए 3, और प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो 3/8 उत्तर आ जाएगा। फिर अगला सेकंड सवाल इसी में पूछा है, लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, तो लिखेंगे लाल गेंद नहीं होने के अनुकूल परिणाम। 3 गेंदें लाल है,
5 गेंदें काली है, तो 5 गेंदें जो काली है वो लाल नहीं है, तो 5 हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। तो अभीष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 5 बटा कुल परिणाम 8, 5/8। तो इस तरह से ये सवाल सोल्व हो गया। आगे इसके बाद 20वां प्रश्न प्रायिकता पर आधारित है। ये प्रश्न भी, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, एक विषम संख्या। पासे को हमने एक बार फेंका तो इसको एक कुल परिणाम 6 हो जाएंगे, 1 से लेकर 6 तक। अब 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या। तो हम पहले लिखेंगे एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। अभाज्य संख्याएं इनमें से कौन सी है? 2, 3 और 5, 3 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 3/6 यानी 1/2। फिर सेकंड है इसमें एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम 3, ये भी हो जाएंगे 1, 3 और 5। अतः अभीष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 3/6 यानी 1/2, ये इसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ। इस तरह से हमारा ये खंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला खंड स्टार्ट होएगा, तीसरा खंड, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है और कुल 2 प्रश्न इस खंड में है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। दर्शाइए कि CA² बराबर है CB.CD, यानी CB गुणा CD के बराबर है। ये प्रश्नावली 6 त्रिभुज पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिखना है। इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। कोण ADC ये वाला कोण किसके बराबर है? कोण BAC के बराबर है। इस पूरे कोण के बराबर ये कोण है। ठीक है, तो यहाँ 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये ADC और एक दूसरा त्रिभुज ये ABC वाला पूरा बड़े वाला त्रिभुज। हालांकि और भी त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन हमने इन दोनों को कंपेयर करके आंसर बताना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सिद्ध क्या करना है? CA का स्क्वायर बराबर है CB.CD। उपपत्ति में देखिए क्या किया, त्रिभुज ADC और यहाँ पर कोण लिख दिया, ये त्रिभुज है BAC। त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या कुछ बराबर है, देखते हैं। कोण ADC, कोण ADC बराबर दिया हुआ है कोण BAC, कोण BAC जो कि हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है। इसके अलावा AC बराबर AC है। AC भुजा दोनों ही त्रिभुजों का एक पार्ट है। त्रिभुज BAC में भी आ रही है और DAC में भी ये भुजा AC भुजा कॉमन आ रही है। इसके अलावा कोण DAC बराबर ACB, DAC ये कोण हमने गलत लिखा है यहाँ पर। कोण कौन सा होना चाहिए? कोण होना चाहिए ये कोण DCA और ACB, ये वाला कोण DCA और या ACD बोल सकते हैं, और दूसरा कोण हो गया DCA। ये कोण दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो इस तरह से हमें 2 कोण और एक भुजा मिल गई जो कि एक दूसरे के बराबर है। तो ASA कसौटी से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, और समरूप त्रिभुजों में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगती है, जिसमें हम बता सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब आप क्या करोगे, ये देखिए CA बटा CB कैसे आया। इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? CA या AC है, CA मान लूँ इसे। ये कोण और बड़े त्रिभुज का ये कोण बराबर है, तो इन दोनों कोणों के सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर अनुपात रखेगी। तो इस D बिंदु पर ये जो कोण बन रहा है, इस कोण के सामने वाली भुजा CA और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस पूरे कोण के सामने वाली भुजा बड़े वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा है? BC। तो हम लिखेंगे CA बराबर है CB। BC लिख दो चाहे CB लिख दो, बात वही है। CA बटा CB बराबर किसके बराबर होगा? अब दूसरा कोण कौन सा होगा? हमने एक और कोण लेना है इसमें, तो दूसरा कोण कौन सा लेंगे? ये वाली भुजा,
यहाँ पर इस कोण के सामने वाला जो, क्योंकि तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये कोण जो है थर्ड कोण, दो कोण तो बराबर थे, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण कॉमन है, तो तीसरा कोण ये वाला जो छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण है DAC, DAC के सामने वाली भुजा है CD, और ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा इस कोण के बराबर, क्योंकि आप देखो सबसे पहले ये कोण तो इस कोण के बराबर हो गया, एक कोण कॉमन आ गया, तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण तीसरे बचे हुए कोण के बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज के। तो इस कोण के सामने वाली भुजा CD छोटे वाले त्रिभुज में, CD के बटा में इसके समान कोण कौन सा है, ये वाला कोण, इस कोण के सामने वाली भुजा AC या CA दोनों आपस में अनुपात में बराबर होगी, तो CD बटा CA। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA का CA से मल्टीप्लाई होगा और CB का CD से मल्टीप्लाई होगा, तो CB डॉट CD आ जाएगा। CA का CA से गुणा करेंगे CA स्क्वायर बराबर में CB डॉट CD आ जाएगा। जो हमने सिद्ध करना था वो सवाल हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने का सवाल बहुत आसान सा है, आप आराम से कर सकते हो। हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दे रखी है, मध्यमान निकाला इन आंकड़ों का, मध्यमान के बाद में हमने मध्यमानों के साथ गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद हमने इनको जोड़ कर दिया, इस बारंबारता का जोड़ कर दिया और आपस में भाग दे दिया, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर लिया। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये थी कि अंतराल बराबर नहीं है। इसमें 0 और 6 में 6 का अंतराल है, 6 और 10 में 4 का अंतराल है, 10 और 14 में 4 का अंतराल है, 14 और 20 में 6 का अंतराल है, 20 और 28 में 8 का अंतराल है, 28 और 10 में 10 का 28 और 38 में 10 का अंतराल है, 38 और 40 में 2 का अंतराल है। अगर ये अंतराल समान होता तो हम इतनी मुश्किल कैलकुलेशन ना करते, हम कुछ और कैलकुलेशन आसान कर लेते सारणी बड़ी बनाकर। लेकिन क्योंकि अंतराल बराबर नहीं है तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप इसको प्रत्यक्ष विधि से करोगे। और मध्यमान निकालते टाइम भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों में 6 का अंतर है तो 6 का आधा करके 3, 3 इसमें जोड़ दो 3 आ जाएगा। 4 का अंतर है दोनों में, 4 का आधा 2, 2 जोड़ दो 6 में 8 आ जाएगा। ऐसे ही रैंडमली अगर आप इसमें देखिए 20 और 28 में भी 8 का अंतर है तो 8 का आधा किया 4, 4 जोड़ दिए 20 में तो 24 आ गया। अंतराल मध्यमान का आप मान ऐसे ही कैलकुलेट करोगे अंतराल के आधार पर, ठीक है। और कैलकुलेशन करने पे ये आंसर आया है, आप इसको आराम से कर लोगे। आगे है प्रश्न नंबर 23 जो कि खंड द में है, और 23 में खंड में कुल 6 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक का है। निम्न समीकरण निकाय को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से इन प्रश्नों को सोल्व करना है। x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। हालांकि बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों को इस बार हटा दिया गया है, ग्राफीय विधि से संबंधित बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। हाफ ईयरली एग्जाम में भी कुछ जिलों में आया है, कुछ जिलों में नहीं आया, तो हो सकता है ये बोर्ड एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट आया है उससे कुछ पहले पेपर तैयार हो गया हो, तो इस प्रश्न को हटाया नहीं गया। अब इस प्रश्न में क्या है, x प्लस 3y बराबर 6, यहाँ से हम x बराबर मान निकालेंगे 6 माइनस 3y। ग्राफीय विधि से हल करने का मैंने आसान सा मेथड आपको बताया हुआ था कि x बराबर जो भी आता है उसे निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि हम प्रतिस्थापन विधि में भी निकालते होते हैं x का मान। तो सेम उसी तरह से हमने x का मान निकाला। अब अगर इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है तब भी हम इसके बटा में 1 लेकर जाएंगे, ये हमारा एक ट्रिक है, उसके कारण हम इसमें ऐसे करते होते हैं। अब एक लाइन लिखनी है, चर y के संगत चर x के मान ज्ञात कर सारणी बनाते हैं। इतना लाइन लिखने के बाद में ये सारणी बनानी है। अब करना क्या होता है, आपको यहाँ से इस y को भूल जाओ एक बार, 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। 6 में से 3, y को छोड़ दो, 6 में से 3 माइनस करोगे 3, 3 में 1 का भाग दिया 3 आ जाएगा। 3 में 1 का भाग दिया 3, तो x का मान 3 आया और पहली बारी में ही हमारा आंसर आ गया, तो इसलिए 1 लिख देंगे। और फिर नीचे 1 है तो प्लस में 1 1 जोड़ते जाएंगे, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, और इधर इस y के जस्ट आगे माइनस का 3 है तो इधर से हमें -3 करते जाना है। 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 3 माइनस के 3। ये हमने y के x के और y के मानों की सारणी प्राप्त कर ली।
दूसरी समीकरण को भी बिल्कुल ऐसे ही हल करना है। 2x माइनस 3y बराबर 12 दिया हुआ है। यहाँ से 2x का मान 12 माइनस 3y आ गया, 12 प्लस 3y, और x का मान 12 प्लस 3y बटा 2। फिर लिखना है चर y के संगत चर x के मान ज्ञात कर सारणी बनाते हैं। और सारणी में हमें x y के मान कैसे निकालने हैं, यहाँ पे 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 15, 15 में तो 2 का भाग जाता नहीं है, पूरा पूरा बटा में 2 है इसलिए भाग नहीं जाएगा। फिर हम आगे लिखेंगे 12 प्लस, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस बार यहाँ 6 रखेंगे। 12 प्लस 3, 3 की जगह पर 6, 12 प्लस 6 18, 18 में 2 का भाग दिया 9 आ गया। तो पहला आंसर 9 आया है, लेकिन आया दूसरी बारी में है, पहली बारी में नहीं आया, दूसरी बारी में है, तो 2 लिख दो y का मान। फिर y का मान बटा में 2 लिखा हुआ है, तो 2 2 जोड़ते हुए नीचे वाले मान पूरे कर दो। 2, 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6। ऊपर एक मान तो हमने निकाला हुआ है, दूसरा मान इस y के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस का 3, तो इनमें प्लस 3 करते जाओ। 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15। फिर हमें सारणी पूरी कंप्लीट करने के बाद इसका ग्राफीय विधि से ग्राफीय निरूपण करना है। और ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर पे चलना पड़ेगा, ग्राफ पेपर पे इसको तैयार करना है।